हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हेस लॉ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अगर नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन हो रहे हैं तो उनका एनर्जी को ऐड करूंगा तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी के बराबर मिलेगा। सिंपल है, मान लीजिए आप ए से बी जाते हैं तो एनर्जी डेल्टा H2 लगता है, और बी से सी जाते हैं तो एनर्जी डेल्टा H3 लगता है। तो ये दोनों का एनर्जी ए से सी डायरेक्ट जाने में के बराबर होगा। सिंपल है, रियल लाइफ में मैं एग्जांपल दूं, मान लो मैं यहां से लोनावाला जाता हूं, मुंबई से लोनावाला जाता हूं, फिर लोनावाला से पुणे जाता हूं, तो सेम एनर्जी लगेगा जब मैं मुंबई से डायरेक्ट मैं पुणे जाऊंगा। ये रियल लाइफ का एग्जांपल हो गया। आप एक दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हैं, ए से सी बन रहा है, उसका एनर्जी डेल्टा H1 है। फिर इसको नंबर ऑफ स्टेप्स में किया हूं, ये 2 स्टेप्स में किया हूं। पहले ए से बी बना, उसका एनर्जी डेल्टा H2 है, बी से सी गया, उसका एनर्जी डेल्टा H3 है। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ए और सी मिल गया तो उसका एनर्जी ऐड कर दूंगा, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप देख सकते हैं ए और सी जो रिएक्शन है वो सेम है, तो एनर्जी भी सेम होगा। ए और बी का एनर्जी क्या होगा, सेम। तो डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 मैं लिख सकता हूं। तो जो इंटरमीडिएट है वो अपना क्या हो गया रियल लाइफ में, लोनावाला। तो ये पढ़ते क्यों है हम लोग, हेस लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? हेस लॉ की जरूरत ये है कि क्योंकि कोई भी रिएक्शन है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स में होता है। तो वो चारों स्टेप्स, तीनों स्टेप्स को ऐड करने के बाद वही सेम एनर्जी मिलेगा जो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी होगा उस रिएक्शन का। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मीथेन है, उसमें 2 क्लोरीन डाला हूं तो CH2Cl2 मिला, 2 मोल्स ऑफ HCl मिला है। तो इसका एनर्जी डेल्टा H1 कितना है, -202.3 किलो जूल। तो ये मैं मान लीजिए मैं 2 स्टेप्स में करता हूं। फर्स्ट टाइम 1 मोलिकुल्स लेता हूं तो उसका एनर्जी -98.3 है। नेक्स्ट टाइम फिर से Cl2 लेता हूं तो CH2Cl2 मिलता है, तो उसका एनर्जी -104.0 किलो जूल है। तो ये दोनों स्टेप्स को मैं ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, मुझे एनर्जी कितना मिलेगा, -202.3 किलो जूल। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड करने के बाद मुझे सेम रिएक्शन मिलता है जो स्टेप 1 में दिया है। तो मुझसे पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है इक्वेशन 1 का वो 2 स्टेप्स में होता है, तो उसका एनर्जी भी सेम होगा अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो। तभी देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। सिंपल है, कैलकुलेट डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन दिया है आपका, इसका डेल्टा H निकालना है, ये गिवन डाटा से तीनों से। तो ये रिएक्शन क्या है, 2ClF प्लस O2 प्रोड्यूस ClO प्लस OF2। तो ये 3 स्टेप्स में होकर ये बनता है, मुझे रिएक्शन मिलता है। तो ये सॉल्व करने का एक ट्रिक्स है, सिंपल है। पहले देखने का रिएक्टेंट साइड में क्या है, तो इधर सर्च करने का तीनों इक्वेशन में। 2ClF है, ClF किधर दिखता है आपको, ClF यहां पे दिख रहा है, और यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 2 मोल्स नहीं है। तो क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2F2 2F2 2ClF 2ClF3। फिर डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई किया हूं, ये देखिए यहाँ पे इंटू 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, O2 मुझे चाहिए, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में। तो ऑक्सीजन तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन एक ही मोल चाहिए, राइट। और इस रिएक्शन में क्या नहीं है, 2ClF3 नहीं है, तो यहाँ पे 2ClF3 है, यहां पे है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को मैं वैसे सेम टू सेम लिख देता हूं। इक्वेशन आपको 2 सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन इक्वेशन 3 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया हूं। इक्वेशन 3 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, F2 मुझे रिएक्टेंट साइड में नहीं चाहिए, और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया हूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि कैंसिल करना है मुझे। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दिया हूं, 2OF2 ऐसे हो गया, प्रोड्यूस 2F2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया,
तो इसका डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डेल्टा एच नेगेटिव हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। अभी इक्वेशन तीनों को ऐड करते हैं, 1, 2 और 3 को, तो क्या मिलेगा, 2F2 से 2F2 चला जाएगा, 2OF2 से 2F2 से 3 वाला एक बच जाएगा, वहां पे एक रिमेनिंग हो जाएगा, 2ClF3 से 2ClF3 चला जाएगा। अभी लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ O2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 ऑक्सीजन मोल जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये तुम आपका आ गया ओवरऑल रिएक्शन। फिर क्या करते हैं, फिर डेल्टा एच को भी ऐड कर देंगे। तो ये -139.2 इंटू 2 -24.7 इंटू 2 प्लस 533.4 किलो जूल। ये आप सॉल्व करोगे तो आता है 205.6 किलो जूल। ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस को हम लोग क्या लिखा है, दूसरा प्रोसेस इरिवर्सिबल। तो सिंपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, उस पर एक्सटर्नल एनर्जी नहीं डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल दिया हूं, ऐसा एक वेज है, मैं स्पेयर रख दिया हूं एक, इसको अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये अपना एनर्जी कम करना चाहता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ आयरन को 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर ऐसे फ्लो होगा ना। दूसरा एग्जांपल एक वाटर टैंक है, तो इसमें एनर्जी हाई एनर्जी है, तो टैप को मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, पानी नीचे आएगा, क्योंकि अपना एनर्जी कम करना चाहता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्यों है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है ना, वो एनर्जी हाई रहेगा तो एनर्जी अपना कम करना चाहता है, इसलिए होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसका यूज क्या है, कोई ऐसा रिएक्शन होता है, मान लीजिए रिएक्टेंट साइड में है, तो अगर उनको पास में आप रख दोगे दो रिएक्टेंट्स को, तो एनर्जी होने के कारण, हाई एनर्जी होने के कारण वो प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। तो ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है फ्रीडम, सिंपल है। तो फ्रीडम सबसे ज्यादा किसका होगा, कौन से मोलिक्यूल्स और एटम्स को होगा, जो गैसियस फॉर्म में होगा उसको सबसे ज्यादा फ्रीडम होगा, क्योंकि उसके एटम मोलिक्यूल्स न्यूक्लियाई क्या होता है, दूर दूर होते हैं, तो वो किधर भी मूव कर सकता है एक कंटेनर में। सबसे कम फ्रीडम किसको होगा, सॉलिड को, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में बंधे होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो बीच में कौन आएगा, लिक्विड, उसका फ्रीडम थोड़ा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और कम होता है एज कंपेयर टू गैस। इसका रियल एग्जांपल दू एंट्रोपी का, तो मान लीजिए मैं अमेरिका जाता हूं तो मेरा फ्रीडम ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं घर पे रहता हूं तो मम्मी पापा बोलते हैं क्या कर रहे हो, किधर हो, तो मेरा एंट्रोपी कम है, मतलब फ्रीडम मेरे पास कम है। तो एंट्रोपी को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज क्यू रिवर्सिबल बाई टी। क्यू क्या है, हीट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी निकालने का। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी मतलब आपको बता दिया था, फ्रीडम होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल है, जो प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच स्टेट दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्या बोलता है, एंट्रोपी जो है सिस्टम और सराउंडिंग का, मतलब पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है तो एक कंटेनर के अंदर कोई भी रिएक्टेंट रखा है तो उसका एंट्रोपी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर वो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे।
तो अगर इंट्रोपी उसका अगर ज्यादा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब इरिवर्सिबल होगा। ठीक है। अगर कोई भी इंट्रोपी लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस का होगा इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं। नॉन स्पॉन्टेनियस लेस देन 0 होगा उसका इंट्रोपी। नेक्स्ट पॉइंट आता है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी को मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो गिब्स एनर्जी क्या देता है? इंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। तो ये एनर्जी देता है। डेल्टा जी क्या है? एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो टोटल एनर्जी में से अगर मैं इंट्रोपी को माइनस कर देता हूं, उसके रैंडमनेस को माइनस कर देता हूं, तो मुझे गिब्स फ्री एनर्जी मिलता है। तो ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी। डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। सब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। टी क्या है? टेम्परेचर। टी इज टेम्परेचर। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी माइनस एंट्रोपी का एनर्जी माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? गिब्स एनर्जी मिलेगा। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए।